आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है जयदीप सिंह बरार। और ये वो बरार साहब हैं जो दुश्मन पर नजर रखते थे। वो कैसे रखते थे मैं आपको बता देता हूं। जयदीप सिंह बरार जो है वो रामपुर की तहसील बिलासपुर के रहने वाले हैं, मगर जो है वो पोस्टेड थे वायुसेना में, एयरफोर्स में। आपको बता दें पायलट थे और जो है दुश्मन के इलाकों पर नजर रखते थे, कहां से दुश्मन जो है घुसपैठ कर रहा है। बांग्लादेश जैसे बॉर्डर और पाकिस्तान जैसी जगहों पर जो है दुश्मन पर बहुत तरीके से फोकस किया जाता था। मैं सीधे ही जो है जयदीप सिंह बरार साहब से मुलाकात कराता हूं आपको। सर, किस तरीके का ये जो है आपने एयरफोर्सेस ज्वाइन किया और कैसे दुश्मन देखिए, वैसे तो एयरफोर्स तो मैंने अगर ज्वाइन, आप ट्रेनिंग पीरियड सुने तो जनवरी 1960 में हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती हुए थे और 28 अक्टूबर 1963 को हम पायलट बने थे। फाइटर पायलट था मैं, जो लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं। तो उसके बाद हमारी पोस्टिंग जो थी वो हम लोगों को चाइना के साथ में जो हिंदुस्तान की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने और इंग्लैंड ने हमारे यंग पायलट्स को मौका दिया था कि हम इनको फर्दर ट्रेनिंग दे देंगे। तो मुझे वहाँ जाना था। तो उससे पहले हम लोग कलाईकुंडा एक एयरफोर्स स्टेशन है खड़गपुर में, पश्चिम बंगाल में, तो पूर्वी पाकिस्तान पास में था। वहाँ से हम उड़ान भरते थे और वहाँ पेट्रोलिंग करते थे। तो उसी पेट्रोलिंग के दौरान हमारी जो एक रडार से बचने की रणनीति होती है, कभी आपने देखा होगा हवाई जहाज बहुत नीचे लेवल पर उड़ते हैं, 3-4 हवाई जहाज, उसी की फ्लाइंग मैं कर रहा था। उसी में मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया। एक गिद्ध टकरा गया मेरे हवाई जहाज से टर्न करते टाइम, उससे मेरी आंख में चोट लग गई। तो मुझे उसके बाद में खैर अब वो इलाज विलाज एयरफोर्स ने जो कराया, तो मेरा कैरियर फाइटर पायलट का बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया और 1965 दिसंबर में मैं बोर्ड आउट होकर अपने फार्म पर आ गया। नहीं तो वो आपने बताया कि आप रिजाइन तक देने को तैयार। मैंने पहले कहा उनसे, एयरफोर्स की अथॉरिटीज से, कि मुझे या तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दें, एयरफोर्स का एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और एक मेडिकल कॉलेज है, कि मैं प्रोफेशनली कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे रूल्स परमिट नहीं करते। मैंने कहा तो मैं एक चेंज ऑफ ब्रांच भी ऑफर की थी उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में चले जाओ, इसमें चले जाओ, उसमें। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो पायलट बनने के लिए आया था और मैं अगर समझौता कर सकता हूँ तो डॉक्टर या इंजीनियर बनने पर तो कर सकता हूँ। तो इसलिए मेरे इस लेटर को मेरा इस्तीफा माना जाए। तो उन दिनों में जो अफसर थे, जो सीनियर अफसर थे, वो जूनियर अफसरों का बड़ा ध्यान रखते थे। उन्होंने वो लेटर ऊपर नहीं जाने दिया है हेडक्वार्टर्स तक। फिर मुझे बाद में जब मुझे मेडिकली अनफिट कह के और प्रेसिडेंट ने फिर मुझे पेंशन भी ग्रांट कर दी और पेंशन देके फिर मुझे दिसंबर 65 में मैं यहाँ आ गया। तो मैं कोरोना का बड़ा फायदा हुआ आपको, क्योंकि सरकार ने आपके हित में जो है बहुत अच्छा कार्य किया। 97 लाख रुपए का जो है आपको गिफ्ट दे दिया। 57 लाख रुपए। वो मेरे असल में पेंशन ये रिवाइज नहीं करते थे। तो मैंने कोरोना काल में मैं खाली था, तो मैंने बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्रोच किया। तो वो उनको पता चला कि वो तो 20-30 साल से उन्होंने मेरी पेंशन नहीं रिवाइज की थी। तो वो एक्चुअली तो रिवाइज्ड पेंशन पर उन्हें ब्याज भी देना चाहिए था, पर उन्होंने एक राउंड फिगर में मुझे 57 लाख जो थे, 57 लाख रुपए का एरियर्स, बकाया पिछले कई सालों का, 10-15-20 साल का, वो मुझे दे दिया। मेरी पेंशन बहुत थोड़ी थी तो मेरी वो भी दे दिया, मेरी पेंशन भी नॉर्मल कर दी। तो मुझे उससे कोरोना काल से मुझे तो रिलीफ ही मिला। मैं अच्छा सर, इंडियन फोर्सेस ज्वाइन जब आपने किया और पायलट बने तो कितना गर्व महसूस होता था आपको उस समय? नहीं, बहुत फख्र महसूस होता था। मुझे तो मालूम है कि जब मैं एनडीए में कैडेट था, अभी ऑफिसर भी नहीं बना था, एक दफ़ा मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने चला गया किसी वजह से रामपुर। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबको छोड़ के पहले हमारी बात सुनी। अब तो मैं देखता हूँ कि बड़े सीनियर अफसर भी बैठे रहते हैं तो उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। तो वो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा दुर्भाग्य है देश का
कि योद्धा हमें तभी याद आते हैं जब शत्रु हमारे दरवाजे पर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात कही आपने। तो योद्धा तभी नजर आते हैं, उससे पहले नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते। अच्छा सर, कितनी दिन की ट्रेनिंग में आप जो है पायलट बन गए थे? मैं लगभग 1 साल की ट्रेनिंग हमने की थी। एक्चुअली हुआ ये कि उस वक्त 62 की लड़ाई के बाद में संख्या बढ़ाना चाहती थी सरकार, तो उन्होंने कोई डायरेक्ट एंट्री कैडेट भी ले लिए थे, तो ट्रेनिंग फैसिलिटीज हिंदुस्तान में कम थी। तो हमने एक तो इलाहाबाद में बमरौली एयरपोर्ट था, वहां पर ट्रेनिंग फैसिलिटी इन्होंने खोली, तो मुझे बमरौली जाना पड़ा। वैसे नॉर्मली हमारा फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में होता था, तो मैं बमरौली गया। फिर वहां पर वो हवाई जहाज आग लग जाती थी, उनमें कोई प्रॉब्लम था, कनाडा से वो आए थे, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मौसबाल हवाई जहाज थे, उन पर ट्रेनिंग करते करते हम वो नहीं कर पाए पूरी, तो फिर जोधपुर मुझे जाना पड़ा। जोधपुर में कंप्लीट करने के बाद में फिर मुझे भेजा गया, तो सिकंदराबाद में जेट ट्रेनिंग होती थी। जी जी, जेट हवाई जहाजों की, तो हाकिमपेट हवाई अड्डे का नाम था। जी जी। तो हाकिमपेट में भी क्योंकि संख्या ज्यादा थी, तो एक नया इन्होंने बीदर नाम से एक हवाई अड्डा था, तो वहां पर इन्होंने, हम लोग टेंटों में रहे। ये बलविंदर सिंह गरेवाल हैं बिलासपुर में, ये भी मेरे साथ थे, तो हम लोग टेंटों में रहे और टेंटों में रह के वहां हमने ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब हमारी पासिंग आउट परेड हुई, जिस दिन हमें कमीशन मिला है, तब हम हाकिमपेट गए थे 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो तब सब सारे लोगों की इकट्ठी हुई थी। तो वो लगभग आप मान सकते हैं कि 1 जनवरी 1963 से लेके और 10 अक्टूबर 1963 को मैं पास आउट हुआ। 10 महीने की ट्रेनिंग में मैं पायलट बन गया। अच्छा, पायलट बनने के बाद सर कुछ ऐसा आपको देखा था कि आपने जब, क्योंकि पेट्रोलिंग करते थे अब ऊपर से, और कोई दुश्मन की गतिविधि दिखी आपको बॉर्डरों पे? नहीं, हम लोग बेसिकली देखिए ये होता है, उसको 2 नाम दिए जाते हैं। एक पेट्रोलिंग, आपकी नजर में वो पेट्रोलिंग है, पर एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी में उसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहते हैं, कॉन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग फ्लाइट्स ही होती हैं वो। आप 10 साल भी 15 साल भी सर्विस हो जाए तो भी जब आप फ्लाइंग करते हैं तो उसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कहा जाता है। तो उसमें आप नजर भी रखते हैं, और कोई शत्रु का हवाई जहाज आ जाए या कोई उनका आदमी आ जाए या कोई गतिविधि संदिग्ध दिखे तो आप रिपोर्ट करते हैं। तो हम उस वक्त जो है वो फ्लाइंग वहां पर ही करते थे, और वो एक लोकल फ्लाइंग एरिया होता है। जैसे बिलासपुर जो है वो बरेली के हवाई अड्डे का लोकल फ्लाइंग एरिया, आपने कई दफा यहाँ देखा होगा, जहाज हवाई जहाज कभी गतिविधि करते हैं, रात्रि में भी उड़ान भरते हैं। तो हमारा एरिया कन्फाइंड होता है। तो पेट्रोलिंग ये नहीं होती कि हम 1000-2000 किलोमीटर नहीं पेट्रोलिंग कर सकते। फाइटर प्लेन तो वैसे भी थोड़ी जगह में जा सकता है, रेंज उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब इस समय वर्तमान में मुझे लग रहा है कि 2 बार आप जो है, पहले आप विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान में आप किसानों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, वो फिर यहाँ आने के बाद में मैं गन्ना सोसाइटी में सक्रिय हुआ, तो गन्ना में लोगों की सेवा की, और फिर मैं MLA लड़ गया, तो निर्दलीय MLA जीत गया। फिर 2 टर्म में MLA रहा, फिर पार्लियामेंट लड़ा, हार गया, और उसके बाद MLC बन गया एक दफा। तो 96 तक मेरी 16 साल की सर्विस यूपी लेजिस्लेचर में, विधानसभा और विधान परिषद में है। तो मैं तब भी किसानों के लिए बहुत लड़ता था, और किसानों के लिए ही मेरे हर मुद्दे पर मैं आवाज उठाता था। तो क्योंकि मैं खुद भी किसान हूं, और मैं देखता हूं कि 60-70% लोग किसानी खेती पर आधारित हैं। तो उसके बाद अब ये बांध मैं तब भी कच्चा बांध मैं ही बनवाता था, मैं ही अपने फंड्स में से दिलवाता था, जो मुझे फंड्स अलॉट होते थे तो उन्हीं में से मैं बनवाता था। फिर मेरे हटने के बाद लोगों ने बड़े वायदे किए कि हम पक्का बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सरकारें भी फेल होती नजर आई, और खुद वरुण गांधी ने जो है कहा था कि बांध बनवाया जाएगा। हालांकि ये आपने देखा, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं जयदीप सिंह के, जो इन्होंने अपना जज्बा दिखाया, देश हित में भी काम किया, उसके अलावा राजनीतिक में भी आन के 2 बार विधायक बनकर जनता की सेवा करी। ये थे जयदीप सिंह बरार, आपसे रूबरू करा रहे थे हम आपको बता दें इनकी शख्सियत अलग ही है, और आज भी किसानों के हित में काम करते हैं, बांध बनाते हैं, पानी को रोककर किसानों की फसलों की सिंचाई करते हैं। तो बहुत बड़ा नाम है, इसके अलावा इनका काम भी बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर जयदीप सिंह बरार से आज हमने आपको रूबरू कराया। इनकी शख्सियत का जो जलवा अलग ही है, क्योंकि इन्होंने एक पहचान बनाई, साथ साथ नाम भी कमाया। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।